पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है और इस बार दहशतगर्दों के निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सिर्फ चौकियां ही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन भी इसके साथ शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस तनसीबात पर हमलों में तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। इससे पहले भी जो कुछ सरहदी चौकियाँ थी वहाँ पर सूबाई सरहदी जो चौकियाँ थी वहाँ पर भी हमले हुए। हालिया कुछ अरसे में कई पुलिस स्टेशन को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। ये हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दहशतगर्द जो है वो रियासती रेट को चैलेंज करने और आवाम में खौफ व राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उनका जो रुख है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो पुलिस के इदारे हैं वो भी बन चुके हैं और उन पर हमला जो है वो हमले जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आते हैं। हाल ही दिनों में बनू में खुदकुश हमलावर ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन से टकरा दी। हमले में कम अज़ कम 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि अपर दीर में दहशतगर्दों ने पुलिस और सिक्योरिटी काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और कई ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में फिर एक बड़ा वाक़या हुआ। वहाँ पर दहशतगर्दों के हमले में कई पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। पुलिस जो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की पहली लाइन ऑफ डिफेंस समझी जाती है, वो मुसलसल इन हमलों की जद में है। ये मैंने कुछ वाक़यात का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं इससे पहले जहाँ पर पुलिस स्टेशंस को या पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। अब पुलिस एहलकारों और स्टेशंस को टारगेट करने के पीछे क्या मुहरक़ात हैं और ये जो प्रॉक्सीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, इन पुलिस स्टेशंस पर हमलों का किस तरह से जो है वो जवाब दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पर प्रोग्राम में जो है वो इस सेगमेंट में बात होगी। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड चिश्ती साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, ये जो हमने पैटर्न जो है वो देख रहे हैं पुलिस थानों पर और पुलिस के जवानों पर जो है वो हमलों का, इसके पीछे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे आपको मुहरक़ात या वजूहात क्या नज़र आती हैं? रहमान साहब, देखिए जब भी ये प्रॉक्सी या इस तरह की टेररिज्म होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांटेज वो दहशतगर्द अपने हक में इस्तेमाल करते हैं वो एलिमेंट ऑफ चॉइस होता है। एलिमेंट ऑफ चॉइस ये होता है कि उनके पास चॉइस होता है कि उन्होंने कौन सा टारगेट लेना है, टाइमिंग उनके सिलेक्शन के होते हैं, इंटेंसिटी उन्हीं की होती है, वेपन्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर वक्त जो होता है कौन सा दिन को, रात को, अलग सुबह, तो ये तमाम इनिशिएटिव दहशतगर्दों के पास ज्यादा होते हैं। बिकॉज तकरीबन आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान का जो तकरीबन 41% जो रकबा है वो बलूचिस्तान का सूबा है जी। और वहां पे आबादी की निस्बत अगर देखें बाकी सूबों की निस्बत तो बहुत थिनली पॉपुलेटेड प्रोविंस है हमारा। मेरी खुद 2 दफा बलूचिस्तान में यानी क्वेटा में पोस्टिंग रही है पाक फिजाई की सर्विस के दौरान। तो इतना बड़ा इलाके के लिए जाहिर है अपनी मैनेजमेंट चाहिए। और क्विकली मैं अर्ज करता हूं कि हमारी पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम कंपैरिजन कर लें बाकी सूबों से तो हम शायद बेहतर समझ पाएंगे कि पंजाब में तकरीबन 640 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, 520 के करीब हमारे सिंध में रहते हैं, 410 के करीब केपीके में पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं और सिर्फ 71 लोग बलूचिस्तान में रहते हैं जो कि पाकिस्तान का, जैसे मैंने अर्ज किया, 41% रकबा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर लोगों की जो पॉपुलेशन की इंटेंसिटी है वो बड़ी थिन है। अच्छा, थिन का नुकसान ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है कि 70 लोगों के लिए आप रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, पानी उस तरह नहीं देते। अब ऐड करें आप वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स और नवाब्स और इस तरह ट्राइबल्स हुकूमतें हैं और लोगों को ये गिरा, आई एम श्योर कॉमन है कि वहां लोगों को फिल्ट्रेट नहीं होते, पैसे नीचे नहीं जाते उस तरीके से जिस तरह लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसको दुश्मन कैपिटलाइज करता है। इसी वजह से हमने देखा कि वो स्टैंड लोन, जाहिर है जैसे मैंने कहा 70 लोगों के लिए अगर एक पुलिस चौकी है स्टैंड, तो वो रिलेटिवली सॉफ्टर टारगेट्स है। मुसल्लह अफवाज खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट उधर हैं वो वेल डग इन है, उनके इंटरेस्ट है, उनके सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, सर्कल्स हैं, फर्स्ट सर्कल, टीयर्स हैं। तो ये पुलिस को निस्बतन आसान है। और ऐसा जो दहशतगर्द होते हैं वो स्विच करते रहते हैं अनप्रेडिक्टेबल रहने के लिए, यानी कभी वो सिविलियन को करेंगे, कभी वो कैडेट कॉलेज बस्तौन पर हमला कर देंगे ताकि वो कैडेट्स को इनसिक्योर किया जाए और उनके माँ बाप को ये मैसेज दिया जाए कि आप बच्चों को यहाँ कैडेट कॉलेज में ना भेजें। कैडेट कॉलेज बस्तौन का मतलब ये नहीं है कि तमाम फौज में जा रहे थे बच्चे, वो मतलब ये था कि एक बेहतर एनेबलिंग बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा था और दिया जा रहा है ताकि वो सिविल सर्विसेज में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, जुडिशरी में भी, बिजनेसमैन भी हर जगह जा सके।
तो जितने लोगों में एंगेजमेंट होगी थ्रू एजुकेशन एंड बेटर फैसिलिटीज, उतना ही ये टारगेट लेकिन खालिद चिश्ती साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह चुके हैं कि हमारा मशरक़ी हमसाया इनको सपोर्ट दे रहा है। अपेरेंटली ये जो प्रॉक्सीज़ हैं इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट है, पैसे की सपोर्ट है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इनके पास। ये जो हमारी पुलिस है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, इनको किस तरह से ख़ास तौर पर केपी और बलूचिस्तान में स्ट्रेंथन किया जा सकता है कि ये इनका मुकाबला कर सके? जी देखिए वहां पे आई एम श्योर कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ अगर पंजाब में या सिंध में पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक नेबरहुड वॉच या पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। एक विजिलेंस ऑटोमेटिकली लोग जो ज़ाहिर आम शहरी होते हैं वो कर रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी अनयूजुअल होती है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो इतना बड़ा फैला हुआ इलाका हो, जैसे पहाड़ी रॉकी टेरेन्स है बलूचिस्तान में, केपीके में भी टेरेन इस तरह की है कुछ एरियाज में, तो वहां पे उस तरह की सर्वेलेंस करना मुश्किल होता है। इसी वजह से आपने देखा कि हमें जो रिसोर्सेज उस एरिया में जाते हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली वो लॉर्ड्स और जो नवाब्स हैं या जो हुकूमत में होते हैं, लोगों को ये ग्रीवेंसेस हैं कि उन्हीं के अंदर पैसे रह जाते हैं। अभी लेटली जो हमारे सरकारी कुछ इदारे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये कैंपेन शुरू किया है या ये स्ट्रैटेजी की है कि जो लोकलाइज पॉपुलेशन हो उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि अगर कलात में एक स्कूल बनना है या सड़क पहले बननी है या हॉस्पिटल पहले बनना है तो लोकल डिसाइड करें ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। जितनी उनकी इनेबल करेंगे उनको कैपेसिटी, जितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस देंगे कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, यानी आप स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमत में जो कोयटा में इस वक्त बैठी हुई है, उतना ही ज्यादा दुश्मन को वैक्यूम कम मिलता है। और जितना ज्यादा गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपस में ज्यादा हो और हैव नॉट का गैप ज्यादा हो और ये डिसअपॉइंटमेंट हो कि मेरे कहने से, मेरे वोट से मेरा बच्चा तो कभी यहाँ पे कमिश्नर नहीं लग सकेगा, तो उतना ही ज्यादा एक एलिमेंट होता है। खालिद चिश्ती साहब, इसमें जो मार के हक के बाद भी हमने देखा है कि प्रॉक्सीज का जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और टाइमलाइन इसकी ये है कि जब से तालिबान रजीम आया है अफगानिस्तान में, उस वक्त से इनकी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या पाकिस्तान के पास कोई तरीका है कि इन दोनों ममालिक को, भारत और अफगानिस्तान को, इन प्रॉक्सीज से अलग जो है वो किया जा सके या फिर इनको इन प्रॉक्सीज की सपोर्ट से रोका जा सके? देखें रहमान साहब, 3 टीयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो है जो हमारी मुसल्लह अफवाज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्शन लेती है इमीडिएटली, जैसे दहशतगर्दों को मारना है, जो कुछ दिनों से ऑपरेशन शबान चल रहा है। ये टैक्टिकल लेवल की कामयाबियां होती हैं और जाहिर है ये भी बड़ी जरूरी होती हैं ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर सकें आप दुश्मन पर जो लॉन्च करता है इनको, उनको ये पेन कॉज हो, नंबर 1। नंबर 2 होता है जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, वो नेशनल लेवल पे होता है। आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आप खुद रिव्यू कर लें कि कितने शिकों पर अमल दरामद हुआ है, कितनों पर कॉम्प्रोमाइज हो गया बाद में, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑपोजिशन और हुकूमत ने उधर फैसला किया था, जब इतनी शादें हुई थी स्कूल के बच्चों की पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो फिर किस चीज ने हमें रोका? आया हमारा रिजॉल्व था, हमारे पे कर्ज नहीं था उन बच्चों का कि हम उसको एंड तक लेके जाते, और उन बच्चों का नहीं, सिर्फ जो रोजाना इनोसेंट शहरी मारे जाते हैं, तो फिर ये ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर हम कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो फिर हमारे नेशनल रिजॉल्व में कॉम्प्रोमाइज है, इसका मतलब है। ये नंबर 2 है। तीसरा एक एलिमेंट जरूर हो सकता है कि देखिए हमें एक न्यू फाउंड रेलेवेंस मिली है दुनिया में। अभी जो हमने मुज़ाकरात करवाए अमेरिका और ईरान के दरमियान, लास्ट ईयर मई में आपको याद होगा हिंदुस्तान ने हमें कहा था कि हम तो दहशतगर्द सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं। 13 महीनों में दुनिया ने क्या देख लिया? हम दहशतगर्द सपोर्ट नहीं कर रहे, हम विक्टिम हैं। और दूसरा, जहां पर भी दुनिया में एस्केलेशन होगी, जंगें होगी, एग्जाइटी होगी, हॉस्टिलिटीज होगी, हम कंट्रीब्यूट करने वाले मुल्क हैं। तो अगर हमारी एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस डेवलप हुई है दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर, तो हमें उनसे रेसिप्रोकेशन भी तवक्को करनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ अगर वो कहीं कोई मीडिया पर या कोई लीडर हमें क्लैपिंग करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है, तो डाउन टू द लोएस्ट पर्सन कैसे फायदा पहुंचेगा जब तक वो अपनी इन्फ्लुएंस को रोकने में यूज नहीं करेंगे इनको, इंडिया को और खासतौर पर अफगानिस्तान में। तो मेरा ख्याल ये 3 टीयर्स होनी चाहिए। एक टैक्टिकल है जो चल रही है, दूसरा मैंने जैसे कहा नेशनल लेवल पे रिजॉल्व एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्शनेबल जो मूव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और तीसरा मैंने जैसे कहा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी एंगेजमेंट दूसरे मुल्कों को जरूरी है, खासतौर पर उन मुल्कों का जिन पे इनका इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर जिनका। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब।